मैं ठंड महसूस करते हुए उठा और अपनी आंखें खोली। मेरे ऊपर एक जंग लगा हुआ ट्रेन का छत था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं। जब मैंने चारों तरफ देखा तो पाया कि मेरी क्लास की सारी लड़कियां मेरे आसपास पड़ी थी, पतली सफेद चादरों में लिपटी हुई। हम में से किसी के पास ठीक कपड़े नहीं थे। मैं जो देख रहा था उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब चुन यो उठी और उसने मुझे देखा तो वो इतनी जोर से चीखी कि पूरा ट्रेन हिल गया। उसकी आवाज से बाकी सब भी जाग गए। लड़कियां घबरा गई जब उन्हें एहसास हुआ कि एक लड़का वही खड़ा है और उसके पास कपड़े नहीं हैं। हमारी इंग्लिश टीचर सु यू ने मुझसे कहा कि मैं अपना सिर नीचे कर लूं, तो मैंने वैसा ही किया। हमने खिड़कियों से बाहर देखा तो सिर्फ रेगिस्तान था। ट्रेन चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। डिब्बे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हम खुद को ढक सकें। तभी स्पीकर से एक अजीब आवाज आई। उसने कहा कि हम एक सर्वाइवल गेम का हिस्सा है जिसमें 6 अरब प्लेयर्स हैं। हम ट्रेन्स में दूसरी दुनिया से होकर गुजर रहे हैं। ट्रेन अलग अलग सिटीज में रुकेगी जहां हमें सप्लाईज इकट्ठा करनी होंगी। बाहर ज़ॉम्बीज, गॉब्लिन्स और दूसरी क्रीचर्स हो सकती है। हमें 3 दिन की सेफ्टी मिलेगी और 1 महीने बाद ग्रेट फ्रोस्ट एपोकलिप्स आने वाला है। इस अनाउंसमेंट के बाद दीवार पर एक कंप्यूटर दिखाई दिया। लड़कियां बिल्कुल भी डरी नहीं थी, बल्कि वे एक्साइटेड लग रही थी, जैसे किसी फैंटेसी नॉवल में हो। मैंने हाथ उठाकर सबको बताया कि मैंने एक स्पेशल एबिलिटी अवेकन की है। मैं लोगों के सिर के ऊपर फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन देख सकता हूं, जैसे नाम, उम्र और एनर्जी लेवल। लेकिन मैंने सब कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ बातें अपने पास रखी। कंप्यूटर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे स्ट्रांग पर्सन की जरूरत थी। सबने मेरी तरफ देखा। मैंने अपना थंब स्क्रीन पर रखा और वो लाइट हो गया। 23 बीम्स ऑफ लाइट लड़कियों के माथे में चली गई और उन्हें भी पावर्स मिल गई। मुझे पता चला कि अब मैं ट्रेन का कंडक्टर हूं और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। मुझे एक सिस्टम भी मिला जिससे मैं हर 7 दिन में एक आइटम कॉपी कर सकता हूं। लड़कियां अपनी एबिलिटीज खोजने लगी। लिन एक्सयूयर को हीलिंग पावर्स मिली। एक लड़की खाने का टेस्ट बेहतर बना सकती थी। सु याओ, जो डांस क्लब की प्रेसिडेंट थी, को टेलरिंग एबिलिटी मिली जिससे कपड़े बनाए जा सकते थे। लेकिन उसने कहा कि उसे पहले मटेरियल्स चाहिए होंगे। सु यू ने सबको बताया कि चूंकि मैं यहां अकेला लड़का हूं, इसलिए बाहर जाकर रिसोर्सेज ढूंढने में मेरी मदद लगेगी। उसने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कंडक्टर हूं और सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सभी लड़कियां बिना किसी शिकायत के मान गई। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। यहां हर कोई अच्छा था और साथ मिलकर काम करने को तैयार था। उनकी एबिलिटीज हमारे ट्रेन को बिल्ड करने और टीम ग्रो करने के लिए परफेक्ट थी। मैंने कंप्यूटर की तरफ देखा और 3 नए बटन्स पाए: ट्रेन अपग्रेड, वर्ल्ड जोन और कंस्ट्रक्शन। इनका इस्तेमाल सिर्फ मैं कर सकता था। मेरे बिना ट्रेन कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने ट्रेन अपग्रेड पर क्लिक किया, लेकिन बताया गया कि इसके लिए लेवल 1 ब्लूप्रिंट, 100 स्टोन्स, 100 आयरन और 50 वुड चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ब्लूप्रिंट क्या होता है या कहां मिलेगा। सुयू ने अंदाजा लगाया कि शायद जब ट्रेन किसी जगह रुकेगी तब हमें मिल जाएगा। मैंने वर्ल्ड चैट खोला ताकि पता चले कि और लोगों को क्या हो रहा है। मैसेजेस बहुत तेजी से आ रहे थे। कोई कह रहा था कि वो सिर्फ पुरुषों से भरे डिब्बे में फंसा है। कोई कह रहा था कि उसकी ट्रेन में सिर्फ महिलाएं हैं और वो बोर हो रहा है। लोग फूड के लिए भीख मांग रहे थे और ब्लूप्रिंट्स के बारे में पूछ रहे थे। किसी को भी हमसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने समय देखा, 6:42। हमारे पास 15 मिनट थे जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी। मैंने लड़कियों को बताया कि हम जल्द रुकने वाले हैं और मैं बाहर जाकर रिसोर्सेज ढूंढने का प्लान कर रहा हूं। मैंने पूछा कि क्या कोई मेरे साथ आना चाहता है। लगभग हर हाथ ऊपर उठ गया। वे बिल्कुल भी डरी नहीं थी। वे ऐसे लग रही थी जैसे किसी फील्ड ट्रिप पर जा रही हो। मैंने कहा कि यह कोई वेकेशन नहीं है। बाहर ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर हो सकते हैं और मैं एक साथ सबकी रक्षा नहीं कर सकता। तभी लिन एक्सयूयर ने धीरे से कहा कि उसे वॉशरूम जाना बहुत जरूरी है। तभी मुझे समझ आया कि असली वजह यही थी कि ज्यादातर लोग बाहर जाना चाहते थे। मैंने कहा कि मैं पास में ही गार्ड करूंगा, लेकिन मेरा बोलने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें देखना चाहता हूं।
पूरा डिब्बा अचानक शांत हो गया और सब मुझे घूरने लगे। मैंने जल्दी से समझाया कि मेरा मतलब था वे पास रहें ताकि मैं उन्हें सेफ रख सकूं। मैंने कहा कि मैं अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को डीपर सर्च के लिए ले जा सकता हूं। सुयु सबसे पहले तैयार हो गई। उसकी एबिलिटी लक बेस थी, जिसमें रैंडम चीजें खोलने पर 10% चांस होता था रेयर चीज मिलने का। यह बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि यह काम आ सकती है। सु याओ भी तैयार हो गई। उसकी टेलरिंग एबिलिटी थी और वो कपड़ों के लिए मटेरियल्स ढूंढना चाहती थी। बाकी लड़कियां उसके लिए तुरंत खुश हो गई। मैंने हाथ फैलाए तो कपड़े पहनना मुझ पर भरोसा करने से ज्यादा जरूरी था। हाँ, फिर ब्रॉडकास्ट ने बताया कि हम पहुंच चुके हैं। ट्रेन एक रेगिस्तान में एक टूटे फूटे शहर में रुक गई। पुराने बिल्डिंग्स जो मेडिवल यूरोप जैसे लग रहे थे, चारों तरफ खड़े थे और टूटे हुए थे। हवा भारी और अजीब थी। हम सब दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए और बाहर झांकने लगे। सब कुछ शांत था। कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई हलचल नहीं। तभी लिन एक्सयूयर और रुक नहीं सकी और ट्रेन से बाहर भाग गई। मैं भी कूदकर उसके पीछे दौड़ पड़ा ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि वो सेफ है। लड़कियां मेरे पीछे ट्रेन से नीचे उतर आईं और हम एक छोटी मिट्टी की दीवार के पास पहुंच गए। वे उसके पीछे जाकर अपने काम के लिए चली गई, जबकि मैं आगे खड़ा होकर गार्ड कर रहा था। लिन एक्सयूयर ने मुझे चेतावनी दी कि मैं झांकू नहीं। मैंने वादा किया कि मैं नहीं देखूंगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो सही न हो। जब बाकी सब वापस ट्रेन में चले गए तो बाहर सिर्फ मैं, सुयू और सु याओ ही बचे थे। मैंने सु याओ से पूछा कि उसे कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए। उसने कहा कि सूखी घास, टहनियां या कोई भी नरम पौधे काम आ सकते हैं। हमने चारों तरफ देखा और रेगिस्तान में बिखरे हुए सूखी घास के कुछ हिस्से पाए। हम तीनों घुटनों के बल बैठकर मटेरियल्स इकट्ठा करने लगे। मैं अभी सीधे शहर में नहीं गया। अनाउंसमेंट में कहा गया था कि आसपास दूसरे स्टेशन से लोग हो सकते हैं और मैं बिना तैयारी कोई रिस्क नहीं लेने वाला था। 3 घंटे वीड्स इकट्ठा करने के बाद हमारे पास एक अच्छा खासा ढेर हो गया था। लेकिन सु याओ ने कहा कि यह सिर्फ एक सेट कपड़ों के लिए ही काफी है। हमारे पास 23 लोग थे जिन्हें कपड़े चाहिए थे और ऊपर से एक बड़ी ठंड 1 महीने में आने वाली थी। हमें गर्म कपड़ों की भी जरूरत थी। तभी मुझे याद आया, मेरा सिस्टम आइटम्स कॉपी कर सकता था। मैं कैसे भूल गया था ये? मैंने सु याओ से कहा कि वो पहले एक सेट बना ले। उसने हाथ घुमाया और घास और पत्तों का ढेर एक पूरे सफेद आउटफिट में बदल गया। शर्ट, पैंट्स, शूज, सब कुछ। मैंने उन कपड़ों को अपने सिस्टम स्पेस में डाल लिया और कॉपी फंक्शन इस्तेमाल किया। सिस्टम ने बताया कि कॉपी सफल हो गया है और नंबर लगभग इनफिनिट था, लेकिन मैं उन्हें यह बताने वाला नहीं था। मैंने 3 कॉपीज जमीन पर दिखाई और लड़कियों से कहा कि मेरी एबिलिटी मुझे एक दिन में एक आइटम कॉपी करने देती है, अधिकतम 5 तक। ये उन्हें इंप्रेस करने के लिए काफी था, बिना ज्यादा खुलासा किए। सुयू हैरान हो गई। उसने कहा कि कुछ ही दिनों में हमारे पास सबके लिए कपड़े होंगे। मैंने उनसे कहा कि पहले वे कपड़े पहन ले और बाकी लोगों की बाद में चिंता करेंगे। उन्होंने मुझसे पहले टर्न अराउंड करने को कहा। मैंने साई किया। सुबह से वे बिना कपड़ों के घूम रही थी, लेकिन अब उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी। फिर भी मैंने बिना शिकायत मुड़कर खड़ा हो गया। जब हम सब कपड़े पहन चुके तो मुझे अनजाने में सु यू और सु याओ दोनों बहुत अच्छे लगे। सु यू मैच्योर और एलिगेंट लग रही थी और सु याओ स्वीट और एथलेटिक। सु याओ ने मुझे घूरते हुए डांटा। मैंने बस ऑफ किया और कहा कि मौसम अच्छा है। इसके बाद मैंने सुझाव दिया कि हमें पास के घरों में जाकर फूड और पानी देखना चाहिए। बिना सप्लाईज के हम 3 दिन भी नहीं टिक सकते थे। हम एक छोटे मिट्टी के घर के पास गए और जैसे ही सु याओ ने दरवाजा धक्का दिया, पूरा दरवाजा फ्रेम से गिर गया। वो घबरा गई, लेकिन मैंने कहा कि चिंता मत करो, वैसे भी कोई आसपास नहीं है। अंदर पूरा घर खाली था, न कोई फर्नीचर, न घास का एक टुकड़ा भी नहीं। फिर मैंने नीचे गिरे दरवाजे को देखा और मुझे एक आइडिया आया। वो लकड़ी थी, है ना? मैंने हाथ हिलाया और उसे अपने बैकपैक में स्टोर कर लिया। सिस्टम ने कंफर्म किया, वुड +1। मैं मुस्कुराया और हर चीज उठाने लगा जो मिल सकती थी, जैसे मैं जगह को ही साफ कर रहा हूं।
मैं एक घर से दूसरे घर गया और हर वुडन डोर इकट्ठा करता गया। खोज करते समय मेरी स्पेशल एबिलिटी हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रही थी। फिर मुझे शहर में सिर्फ एक बड़ा पेड़ दिखा। मेरी एबिलिटी ने बताया कि उसे काटने पर 100 यूनिट्स वुड मिलेंगे। वो बहुत शानदार था, लेकिन मेरे पास एक्स नहीं था। मैं उसे ऐसे नहीं काट सकता था, इसलिए आगे बढ़ गया। मैंने एक बड़ा घर देखा, लेकिन वहां भी लगभग कुछ नहीं था। सिर्फ साधारण फ्लोर, वीड्स और एक पुराना लाल कपड़ा। जगह बहुत गरीब थी। बाहर मुझे एक सूखा हुआ कुआं दिखा। मेरी एबिलिटी ने बताया कि अंदर कुछ वैल्यूबल छुपा हुआ है। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि मुझे एक चीख सुनाई दी। वो सुयू थी। मैंने जमीन से एक ब्रिक उठाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। एक गंदा ज़ॉम्बी जो फटे पुराने कपड़ों में था, सुयू की तरफ दौड़ रहा था और उससे बदबूदार तरल टपक रहा था। सुयू जमीन पर बैठी थी और डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि हट जाओ और उस ज़ॉम्बी पर ब्रिक फेंक दिया। वो लड़खड़ाया और गिर गया। मैंने सिस्टम स्पेस से लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और उसे मारना शुरू किया जब तक वो हिलना बंद नहीं हो गया। फिर सिस्टम ने घोषणा की कि मुझे फर्स्ट किल रिवॉर्ड मिला है। कंप्रेस्ड बिस्किट्स का एक बॉक्स, बॉटल्ड वाटर के 2 बॉक्सेस और एक वुडन ट्रेजर चेस्ट। ये अनाउंसमेंट पूरे वर्ल्ड में सभी प्लेयर्स को चला गया था। सुयू हिल चुकी थी, लेकिन घायल नहीं थी। उसने माफी मांगी कि वो डर गई थी, लेकिन मैंने कहा कि वो मेरी लकी चार्म है। उसके बिना मुझे ये रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसने मुझे घूर कर कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने उसे उठाने में मदद की, लेकिन उसके पैर अभी कमजोर थे और वो फिर से मेरी बाहों में गिर गई। उसकी खुशबू जस्मीन जैसी थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने उसे पकड़े रखा ताकि वो फिर न गिरे, और उसने मुझे छोड़ने को कहा। मैंने कहा कि अगर छोड़ दूंगा तो वो गिर जाएगी, इसलिए वो चुप रही। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। हम ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक रहे, जब तक वो खुद खड़ी नहीं हो सकी। वो जल्दी से पीछे हट गई और मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने बिस्किट्स और पानी अपने सिस्टम स्पेस में रख दिया और वुडन चेस्ट की तरफ देखा। मैं उसे खोलने ही वाला था कि मुझे सू यू की लक एबिलिटी याद आई। 10% चांस रेयर आइटम मिलने का। शायद ये चेस्ट उसके लिए बना है। मैंने चेस्ट उसके सामने रख दिया और उसे खोलने को कहा। उसने हाथ रखा और ढक्कन अपने आप खुल गया। उसके अंदर लेवल 1 ट्रेन कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट और 5 आयरन ब्लॉक्स थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो ब्लूप्रिंट बिल्कुल वही था जिसकी हमें ट्रेन अपग्रेड करने के लिए जरूरत थी। मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने सुयून को उठा लिया और उसे घुमा दिया, फिर बिना सोचे उसके गाल पर किस कर दिया। वो शॉक्ड हो गई। उसने मुझसे कहा कि ये बहुत ज्यादा है। वो मेरी टीचर थी और मुझसे 3 साल बड़ी थी। मैंने माफी मांगी और कहा कि मैं बहक गया था। उसने मुझसे कहा कि उसके बारे में कोई इम्प्रॉपर थॉट्स मत रखना। मैंने उसे वादा किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अपने दिमाग में मैं सोच रहा था, बस उम्मीद है कि वो कभी मेरे बारे में ऐसे थॉट्स रखना शुरू न कर दे। सुयाओ बाहर से वापस आई और उसने सुयुन से पूछा कि उसका चेहरा इतना लाल क्यों है। सुयुन ने जल्दी से बहाना बनाया कि वो सर्च करने की वजह से गर्म हो गई थी। मैं बस वही खड़ा मुस्कुराता रहा, उसकी घबराई हुई रिएक्शन का मजा लेते हुए। फिर सुयाओ ने मुझे दिखाया जो उसने पाया था, एक रस्टी आयरन एक्स जो उसने गैस स्टेशन के वुडन बॉक्स से निकाला था। मेरी एबिलिटी ने बताया कि इसका इस्तेमाल ज़ॉम्बीज से लड़ने या लकड़ी काटने के लिए किया जा सकता है। मैं बहुत खुश हो गया। सुयाओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे प्रॉमिस कराया कि अगर चीजें खतरनाक हो जाएं, तो मैं उसे और उसकी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने दोनों से कहा कि वे मेरी लकी स्टार्स हैं। मैं उन्हें वापस कोर्टयार्ड में ले गया, जहां मैंने पहले ड्राइड अप वेल देखा था। सुयाओ डर रही थी। उसे लगा कि नीचे गोस्ट्स हो सकते हैं, लेकिन 2 लड़कियां मुझे देख रही थी। मेरा प्राइड मुझे पीछे हटने नहीं दे रहा था। मैंने उनसे कहा कि वे ऊपर इंतजार करें और मैं रोप से नीचे उतर जाऊंगा। नीचे पूरा अंधेरा था। वो वेल बहुत समय से सूखा पड़ा था। लगभग 7 या 8 मीटर नीचे मुझे एक छोटा आयरन बॉक्स मिला। उसके अंदर एक चीज थी जिसे फिजिकल एनहांसमेंट एलिक्सर कहा जाता था। मैं यकीन नहीं कर पाया। ये तो किसी कल्टिवेशन नॉवल जैसी चीज लग रही थी। मैंने बिना सोचे उसे पी लिया। एक गर्म एहसास मेरे शरीर में फैल गया।
फिर मेरी हड्डियां टूटने जैसी आवाज करने लगी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा, सब कुछ अलग था। मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही थी। मेरी मसल्स पत्थर जैसी हार्ड थी और मैं एनर्जी से भरा हुआ था। ये ऐसा था जैसे मैं फिर से पैदा हुआ हूं। मुझे ऊपर से सुयाओं की आवाज सुनाई दी, जो मेरा नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो रोने वाली हो। मैंने रोप पकड़ी और 5 सेकंड से भी कम में ऊपर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया, सुयाओं ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैंने उन्हें लगभग आधा मार ही डाला था डर से। फिर सुयुन ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मुझे चौंका दिया। मैं वहां लगभग 4 घंटे तक नीचे था। हमारे पास ट्रेन के जाने से पहले सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना समय बेहोश था। मैंने उनसे कहा कि तुरंत ट्रेन की तरफ भागो। वे मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि चिंता मत करो, मेरी नई ताकत के साथ मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वे गई, मैंने आयरन एक्स निकाला और बड़ा पेड़ काटना शुरू कर दिया। मेरी एबिलिटी ने बताया था कि इसमें 100 यूनिट्स वुड है और मैं इसे छोड़े बिना नहीं जाऊंगा। अपनी एनहांस बॉडी के साथ मैं इसे जल्दी काट सकता था और फिर भी ट्रेन तक 30 सेकंड में पहुंच सकता था। मैंने जितनी तेजी से हो सके एक्स चलाया। मेरी नई ताकत से वो बड़ा पेड़ 1 मिनट से भी कम में गिर गया। मैंने 100 यूनिट्स वुड अपने बैकपैक में स्टोर कर लिए और ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। लड़कियां घबरा गई थी जब उन्होंने देखा कि सिर्फ सुयुन और सुयाओ वापस आई है और मैं नहीं हूं। कुछ तो लगभग रोने ही लगे थे, ये सोचकर कि मेरे साथ कुछ हो गया है। जब उन्होंने मुझे दूर से दौड़ते हुए देखा, तो सब दरवाजों के पास आकर चिल्लाने लगे कि जल्दी आओ। काउंटडाउन शुरू हो गया। 3, 2, 1। दरवाजे बंद होने लगे। आखिरी सेकंड में मैं उस गैप से कूदकर अंदर आ गया और फ्लोर पर गिर गया। सांस फूल रही थी। वो बहुत ज्यादा क्लोज था। मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी इतना क्लोज नहीं छोड़ूंगा। ली जियाजिया इतनी रिलीव्ड हुई कि उसने मेरा सिर पकड़ लिया और अपनी बाहों में कसकर लगा लिया। मेरा चेहरा सीधे उसके अंदर चला गया और मुझे नोज ब्लीड हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, वो पूरी लाल हो गई और जल्दी से सुयुन और सुयाओं के पीछे छिप गई, जो सिर्फ 2 ही कपड़े पहने थी। पूरा ट्रेन शांत हो गया। सबको ठीक से पता था कि मेरा नोज ब्लीड क्यों हुआ था। मैंने उसे पोंछा और नॉर्मल बनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी देखने की सेफ जगह नहीं मिल रही थी। हर दिशा में वही प्रॉब्लम थी। मैंने अपने पास रखे 2 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्लोथ्स निकाले और उन्हें ऑफर किया। कोई भी पहले बोलना नहीं चाहता था। सब पलाइट बन रहे थे, इसलिए मैंने लिन श्वेर और ली जियाजिया को चुन लिया। वे हेजिटेट कर रही थी, लेकिन मैंने समझाया कि मैं दिन में 5 सेट्स कॉपी कर सकता हूं, इसलिए सबके पास जल्द कपड़े होंगे। फिर मैंने खाना बांटा, हर व्यक्ति को एक एनर्जी बार और एक बॉटल ऑफ वाटर। कुछ लड़कियां खाना देखकर सच में रोने लगी। हम सबने पूरा एक दिन बिना खाए बिताया था। मैं कंप्यूटर पर बैठा और वर्ल्ड चैट चेक किया। सब लोग डेस्परेट थे, फूड के लिए भीख मांग रहे थे, पैसे या फोटोज के बदले चीजें देने की बात कर रहे थे। अब पैसे बेकार थे, इसलिए किसी को उनकी परवाह नहीं थी। मैंने ट्रेडिंग सिस्टम खोला और एक ऑफर डाला, एक कपड़े के बदले 10 यूनिट्स आयरन या स्टोन। चैट एक्सप्लोड हो गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि किसी के पास पहले से कपड़े हैं। उन्होंने मुझे वही आदमी पहचान लिया जिसने पहला ज़ॉम्बी किल किया था। फिर मुझे विवियन नाम की किसी से प्राइवेट मैसेज आया। उसने कहा कि 10 यूनिट्स बहुत ज्यादा है और 5 आयरन ब्लॉक्स प्रति कपड़ा ऑफर किए। मैंने मान लिया। वो 25 सेट्स चाहती थी, इसलिए मैंने ट्रेड किया और मुझे 125 आयरन ब्लॉक्स मिले। मैंने पूछा कि उसके पास इतना आयरन कहां से आया, लेकिन उसने नहीं बताया। फिर मैंने 10 बॉटल्स ऑफ वाटर को 50 यूनिट्स स्टोन के बदले ट्रेड किया। अब मेरे पास 100 से ज्यादा वुड, 125 आयरन और 50 स्टोन थे। मुझे ट्रेन अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 50 और स्टोन चाहिए थे। इतना करीब होना मुझे पागल कर रहा था। मैंने वर्ल्ड चैट में स्टोन के लिए हाई रिवॉर्ड्स ऑफर करना शुरू कर दिया और जिन लोगों के पास 1 या 2 भी थे, वे तुरंत ट्रेड करने लगे। कहीं दूर विवियन, जिसका असली नाम वेवी लग रहा था, एक माइन के अंदर ट्रेन पर अपनी महिलाओं की एक ग्रुप के साथ थी। उनके पास आयरन और स्टोन बहुत था।
लेकिन वुड नहीं था। लग रहा था कि वो भी एक लीडर थी जो सर्वाइवल को ठीक उसी तरह समझ रही थी जैसे मैं 4 घंटे तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहा और आखिरी स्टोन पाने की कोशिश करता रहा। बस एक और स्टोन और मैं ट्रेन अपग्रेड कर सकता था। अब कोई ट्रेड नहीं करना चाहता था। ये मुझे पागल कर रहा था। सुयुन ने मुझे पानी दिया और आराम करने को कहा। उसे यकीन नहीं था जब मैंने कहा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। तभी मुझे दिखा कि विवियन ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने एक्सेप्ट किया और उसने एक मंथली डील प्रपोज की। 200 सेट्स क्लोथ्स के बदले में 600 आयरन और 600 स्टोन। उसकी ट्रेन एक केव में अंडरग्राउंड थी जो मिनरल्स से भरी थी और उसके पास माइनिंग एबिलिटी थी। मैंने तुरंत अग्री कर लिया। कपड़े बनाना मेरे लिए लगभग फ्री था, इसलिए ये परफेक्ट डील थी। फिर आखिरकार किसी ने मुझे मैसेज किया जिसमें 2 स्टोन थे और वो फूड के लिए भीख मांग रहा था। मैंने उसे एक बिस्किट दिया और वे आखिरी 2 स्टोन ले लिए। अपग्रेड बटन स्क्रीन पर आ गया और मैंने तुरंत उसे दबा दिया। पूरा ट्रेन अर्थक्वेक की तरह हिलने लगा। लड़कियां चिल्लाई और मुझसे चिपक गई। सुयुन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने सबको कहा कि शांत हो जाओ। ट्रेन बस अपग्रेड हो रही थी। इसके बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। पुराना जंग लगा हुआ ट्रेन हमारी आंखों के सामने बदलने लगा। उस पर नया पेंट आ गया। वो चौड़ाई में 2 गुना होकर 6 मीटर हो गया, लंबाई में 30 मीटर से भी ज्यादा फैल गया और पीछे एक सेकंड कैरेज सफेद रोशनी में अचानक दिखाई दिया। सिस्टम ने घोषणा की कि हम पूरे सर्वर में लेवल 2 पहुंचने वाले पहले ट्रेन हैं। हमें रिवॉर्ड में एक ब्लैक आयरन ट्रेजर चेस्ट मिला। लड़कियां नए कैरेज को देखने भागी। वो खाली था, सिर्फ एक स्टोव और एक बड़ा पॉट था। मेरे दिमाग में मैं पूरा लेआउट देख सकता था। दूसरा कैरेज किचन के लिए था, पहला कैरेज बेडरूम बनने के लिए डिजाइन था। मैं सोचने लगा कि लेवल 3 में क्या होगा। मैंने कंप्यूटर पर रेनोवेशन मेन्यू चेक किया। वहां कई तरह के बेड्स और रूम्स थे जिन्हें मैं बना सकता था, लेकिन उन्हें बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए थे। मेरे पास सिर्फ 20 यूनिट्स वुड बचे थे, जो बहुत कम थे। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने सिस्टम स्पेस से एक कपड़ा बाहर फेंका और वह एक यूनिट प्लांट फाइबर में कन्वर्ट हो गया। चूंकि कपड़े प्लांट से बने थे, अब मेरे पास प्लांट फाइबर की भी एंडलेस सप्लाई थी। मैंने तुरंत 2 सिंपल बड़े बेड्स बना दिए। वे पहले कैरेज के अंदर अपीयर हो गए। बेसिक थे, लेकिन इतने बड़े कि सभी लड़कियां उन पर सो सकती थी। वे मजबूत भी थे, जो सबसे जरूरी था। आज रात अब ठंडी हार्ड फ्लोर पर सोना नहीं था। मैंने उन 2 बड़े बेड्स को देखा और थोड़ा सेटिस्फाइड महसूस किया। कम से कम आज रात हमारे पास सोने की जगह थी। मैं ब्लैंकेट्स भी बनाना चाहता था, लेकिन उनके लिए कॉटन चाहिए था जो मेरे पास नहीं था, इसलिए हमें बिना उसके ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं एक बेड पर लेट गया और स्ट्रेच किया। वो हार्ड था, लेकिन फ्लोर से बहुत बेहतर था। जब लड़कियां सेकंड कैरेज देखने से वापस आई, तो वे सब बेड्स को देखकर हैरान रह गई। मैंने खाली जगह पर हाथ थपथपाया और कहा कि देर हो रही है, जो भी सोना चाहता है आकर लेट सकता है। वे सब नर्वस लग रही थी, शायद सोच रही थी कि ये मेरे साथ बेड शेयर करने जैसा होगा। लेकिन लिन श्वे ने बिना हेजिटेशन के अपने शूज उतारे, मेरे बाईं तरफ लेट गई और मुझे हक कर लिया। बाकी लड़कियां भी धीरे धीरे बेड्स पर लेट गई, लेकिन मुझसे दूरी बनाए रखी। मैंने थॉट से लाइट्स बंद कर दी और ट्रेन अंधेरे में चला गया। सब लोग पहले दिन की पागलपन से बहुत थक गए थे, इसलिए जल्दी सो गए। सिर्फ मैं नहीं। लिन श्वे नींद में बार बार मेरे चेस्ट पर आ जा रही थी। मैं सब महसूस कर सकता था। उस और बॉडी एनहांसमेंट पोशन अभी भी मेरे अंदर काम कर रहा था। मैं बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा था। यही वजह थी कि पहले मुझे नोज ब्लीड हुआ था। मेरा बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड था। फिर रात के दौरान कोई और भी मेरे और करीब आ गया। अगली सुबह मैं फ्रेश महसूस करते हुए उठा। लिन श्वे मुझे एक नाराज और पाउटी एक्सप्रेशन से देख रही थी। मैंने ऑकवर्ड तरीके से अपना नोज छुआ और धीरे से कहा कि उसे आज अच्छे से आराम करना चाहिए। फिर मैं जल्दी से उठकर सीधे कंप्यूटर के पास चला गया, किसी को देखे बिना। 6:03 हो चुके थे। ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंचने में आधा घंटा था। सुयुन ने सबको उठकर तैयार होने को कहा। श्वे की फ्रेंड ने पूछा कि उसका चेहरा इतना लाल क्यों है। उसने बस कहा कि उसे गर्मी लग रही थी।
लेकिन फिर उसने मुझे एक अननोट ग्लेयर दी। लग रहा था कि मैं रात में कंसिडरेट नहीं था। मैंने बस ऑकवर्ड स्माइल किया। मैंने अपने सिस्टम से कॉपी किए हुए 5 और सेट्स कपड़े निकाले और जमीन पर रख दिए। सुयाओ ने शिकायत की कि मटेरियल्स बहुत रफ है, जिससे अच्छे आउटफिट्स नहीं बन सकते। बिना सोचे मैंने पूछ लिया कि क्या वो ब्लैक स्टॉकिंग्स बना सकती है। उसने मुझे भगा दिया। मैंने समझाने की कोशिश की कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टॉकिंग्स वैरिकोज वेन्स को रोकते हैं और मैं बस उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूं। कोई भी मेरी बात पर नहीं आया। सुयू ने धीरे से कहा कि मेरे दिमाग में जरूर कुछ और चल रहा है। सारी लड़कियां शर्म से लाल हो गई और चुप हो गई। स्टॉकिंग्स वाली बात के बाद सभी लड़कियां मुझे गंदे नजरों से देखने लगी। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं सच में बस उनकी हेल्थ के बारे में सोच रहा था, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया। मेरी रेपुटेशन पूरी तरह गिर रही थी। मैंने खुद को कोसा कि मैंने जो सोच रहा था वो जोर से बोल दिया। मैंने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और उस ब्लैक आयरन ट्रेजर चेस्ट को निकाल लिया जो हमें ट्रेन अपग्रेड में फर्स्ट होने पर मिला था। मैंने सू यू से कहा कि वह अपनी लक एबिलिटी से इसे खोल दे। उसने चेस्ट को छुआ और वो क्रैक होकर खुल गया। उसके अंदर एक ग्लॉक G17 पिस्टल था जिसमें 17 राउंड्स थे। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जितने शूटिंग गेम्स मैंने खेले थे उनसे। लड़कियां एक्साइटमेंट से पागल हो गई। लगता है लड़कियों को गन्स उतना ही पसंद होता है जितना लड़कों को। फिर स्टेशन का अनाउंसमेंट आया। इस बार हमारे पास 8 की जगह सिर्फ 5 आवर्स थे। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा जॉ ड्रॉप हो गया। हम अब डेजर्ट में नहीं थे। ट्रेन एक घने जंगल के बीच रुक गई थी जहां विशाल पेड़ आसमान तक पहुंच रहे थे। सब कुछ पूरी तरह शांत था। लड़कियां फुसफुसाने लगी कि हम एक रात में डेजर्ट से फॉरेस्ट में कैसे आ गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पिस्टल होल्स्टर किया और सबको कहा कि कोई भी ट्रेन से बाहर नहीं जाएगा। यह प्रिमिटिव फॉरेस्ट था। यहां वाइल्ड एनिमल्स, स्नेक्स और पता नहीं क्या क्या हो सकता था। मैं एक साथ सबकी रक्षा नहीं कर सकता था। कोई भी मुझसे आर्ग्यू नहीं कर पाया। फिर लिन शुया ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। फिर सुयू। फिर सभी ने यही कहा। ट्रेन में कोई टॉयलेट नहीं था और वे सुबह से रोककर बैठी थी। मैंने कहा कि उन्हें पैर्स में जाना होगा और मेरी साइड के अंदर रहना होगा। वे शर्मिंदा हो गई, लेकिन जब मैंने कहा कि स्क्वाटिंग के समय टाइगर आ सकता है तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे जल्दी मान गई। जब सबने अपना काम खत्म कर लिया तो मैंने उन्हें कहा कि किसी भी हालत में ट्रेन से बाहर न जाएं और खुद अकेला जंगल में पिस्टल लेकर निकल गया। मैं फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए एनिमल्स हंट करना और प्लांट्स इकट्ठा करना चाहता था। जितना अंदर गया उतना ज्यादा गीलापन बढ़ता गया। मेरे बूट्स हर कदम पर कीचड़ में धंस रहे थे। शुरू में मुझे कुछ भी यूजफुल नहीं मिला। फिर मुझे अपनी स्पेशल एबिलिटी याद आई, वही जो मुझे वह दिखाती है जो दूसरे नहीं देख सकते। मैंने उसे एक्टिवेट किया और मेरी विजन में मैसेजेस भरने लगे। एक में लिखा था कि मैंने 50,000 साल पुराना ट्री पाया है। दूसरे में वार्निंग थी कि कुछ घास से दूर रहो क्योंकि एक ब्यूटीफुल जॉ ड्रैगन अचानक कूदकर मेरे टोस काट सकता है। जुरासिक पीरियड का ड्रैगन। मैं वही रुक गया। क्या ये ट्रेन मुझे डायनासोर्स के युग में ले आई है? मैंने एक स्टिक से घास को छुआ और कुछ लाल चीज अचानक तेज चीख के साथ मेरी तरफ झपटी। मैंने स्विंग किया और उसे नीचे गिरा दिया। वो लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी थी, जिसकी पूंछ मुर्गी के आकार की थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। एक ब्यूटीफुल जॉ ड्रैगन। मैं सच में जुरासिक पीरियड में था। मेरे सिस्टम ने बताया कि यह हाई क्वालिटी ड्रैगन मीट है जिसे रोस्ट, बॉयल या फ्राई किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन बीफ से 5 गुना ज्यादा था। मैंने बिना सोचे उसका बॉडी अपने बैकपैक में डाल लिया। फिर जमीन हिलने लगी। जंगल में एक गहरी दहाड़ गूंज उठी। खून की स्मेल ने कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर लिया था। मैंने मुड़कर देखा और दौड़ पड़ा। एक तेज हवा का झोंका मुझे लगभग गिरा ही देता। मैंने ऊपर देखा तो एक हैट्सगॉप्ट्रिक्स था। 10 मीटर से भी लंबा, विशाल विंग्स के साथ सीधे मेरी तरफ डाइव कर रहा था। मैंने तुरंत एक पेड़ के पीछे घूमकर खुद को बचाया। वो वापस ऊपर गया और फिर अटैक करने के लिए सर्कल करने लगा। मैं एक चट्टान के पीछे छिपकर सांस लेने लगा। ये जगह पूरी तरह पागलपन थी। जब वो टेरोसोर दूसरी तरफ देख रहा था, मैं ट्रेन की तरफ भागा।
लेकिन उसने मुझे सुन लिया और फिर से नीचे आ गया। मैंने पिस्तौल निकाला और कई शॉट्स फायर किए। एक बुलेट उसके सिर में लगा और वो विशाल क्रीचर मेरे से सिर्फ 10 मीटर दूर गिर गया। धूल चारों तरफ फैल गई। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। अगर वो बुलेट मिस हो जाता तो मैं शायद मर चुका होता। मैंने पूरे ड्रैगन बॉडी को अपने सिस्टम स्पेस में डाल दिया। वो एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था, इतना मीट कि हम बहुत समय तक चल सकते थे। मेरी कॉपी एबिलिटी अभी कूल डाउन पर थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा फायदा था। मैं सावधानी से ट्रेन की तरफ लौटने लगा। फिर मैं रुक गया। आगे एक बहुत बड़ी नदी थी, तेज और रोरिंग वेव्स के साथ। किनारों पर अजीब क्रीचर्स पानी पी रहे थे। पानी, हमें बहुत जरूरत थी पानी की, लेकिन मेरे पास कोई कंटेनर नहीं था और नदी बहुत गंदी लग रही थी। मुझे इसे यूजेबल बनाने के लिए फिल्टर और स्टोरेज कंटेनर्स चाहिए थे। मैं आगे बढ़ता गया और मुझे बड़े केले के पेड़ दिखे, कम से कम 10 मीटर ऊंचे। मैंने कुछ काटे, सोचकर कि केले मिलेंगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन उन पेड़ों के अंदर पानी था और उनके बड़े पत्ते यूजफुल थे। मैंने पत्तों से बास्केट्स बनाए, उन्हें नदी के पानी से भरा और सब सिस्टम स्पेस में रख दिया। जैसे ही मैं वापस जाने वाला था, मुझे पानी में बड़ी मछलियां दिखी। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन हूं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। मैंने प्लांट रूट से फिशिंग लाइन बनाई और एक स्टिक को हुक की तरह शार्पन किया। ड्रैगन मीट को बेट बनाकर मैंने फिशिंग शुरू की। मछलियां तुरंत बाइट करने लगी। लगातार 2 घंटे तक मैं मछलियां पकड़ता रहा। इतनी किस्मत पहले कभी नहीं थी। लगभग 1 घंटे बचा था। तब मैंने सब पैक किया और ट्रेन की तरफ लौट गया। रास्ते में मुझे एक और केले का पेड़ दिखा। ये वाला और भी बड़ा था, जिस पर बहुत बड़े बड़े केले का गुच्छा लटक रहा था। मैंने उसे काट दिया, केले उठाए और एक काटा। वे मीठे और बहुत स्वादिष्ट थे। फिर बारिश की एक बूंद मेरे माथे पर गिरी, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो चिपचिपी थी। मैंने ऊपर देखा और मेरी रूह लगभग शरीर छोड़ गई। एक टीरेक्स ठीक मेरे ऊपर खड़ा था। उसकी टांग पेड़ के तने जितनी मोटी थी। उसके दांत चमकीले लाल थे और उसकी आंखें मुझ पर ऐसे टिकी थी जैसे मैं उसका अगला खाना हूं। वो जो बारिश थी, वो उसके मुंह से टपकती लार थी। मैं टीरेक्स के स्नैक केले चुरा रहा था। मैं चीखा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। मैं पेड़ों के बीच से जितनी तेज हो सकता था जिगजैग करते हुए भागा। जब आखिरकार ट्रेन दिखाई दी, मैंने चिल्लाकर सबको अंदर रहने को कहा। लड़कियों ने खिड़कियों से सिर बाहर निकाला, पीछे टीरेक्स को देखा और चीखने लगी। मैं ठीक समय पर ट्रेन पर कूद गया। टीरेक्स के जबड़े बिल्कुल डिब्बे के सामने आकर रुक गए। वो चारों तरफ ऐसे देखने लगा जैसे ट्रेन उसे दिख ही नहीं रही हो। फिर मुड़कर चला गया। मैं पूरी तरह थककर जमीन पर गिर गया। लड़कियां मेरे चारों तरफ आ गई, पसीना पोंछने लगी, पानी देने लगी, मुझे ठीक करने लगी। मैंने ऊपर देखा और मुझे फिर नोज ब्लीड हो गया, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अभी भी कपड़े नहीं पहने थी। उन्हें लगा मैं घायल हूं, लेकिन लिन शुया ने असली वजह समझ ली और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं ठीक होने के बाद सबको समझाया कि हम जुरासिक पीरियड में पहुंच गए हैं। वे डर गई, लेकिन मैंने कहा कि ट्रेन शायद हर दिन अलग जगह जाती है। इससे वे थोड़ी शांत हो गई। फिर मैंने उन्हें वो दिखाया जो मैं लाया था। मैंने 15 मीटर वाले प्टेरोसॉर को अपने सिस्टम स्पेस से सीधे डिब्बे में निकाल दिया। सब चिल्ला पड़े और मुझ पर कूद गए। सुयू ने सच में मेरा सिर पकड़ लिया और पकड़ कर रख दिया। जब उन्हें समझ आया कि डायनासोर मरा हुआ है, तो वे शांत होकर पीछे हट गए। सुयू इतनी शर्मिंदा थी कि मुझसे ठीक से आंख भी नहीं मिला पा रही थी। मैंने पूछा कि क्या कोई इसका मांस काट सकता है। एक लड़की किनजोक्सियाओ ने कहा कि उसकी एबिलिटी जानवरों को रेडी टू कुक मीट पीसेस में बदल देती है। उसने प्टेरोसॉर को छुआ और वो तुरंत कच्चे मांस के टुकड़ों में बदल गया। उसकी दोस्त बाइट आयंशन के पास कुकिंग एबिलिटी थी, तो दोनों मिलकर परफेक्ट टीम बन गई। फिर मैंने पूछा कि क्या कोई पानी साफ कर सकता है, क्योंकि मैंने नदी का पानी इकट्ठा किया था जो पीने लायक नहीं था। क्लास काउंसलर किन जियाजिया ने हाथ उठाया। मैंने 5 बड़े लकड़ी के बैरल बनाए, उनमें सारा नदी का पानी डाला
और उसे करने दिया। उसने उंगली घुमाई और गंदा मटमैला पानी क्रिस्टल साफ हो गया। मेरे सिस्टम ने बताया कि अब ये माउंटेन स्प्रिंग वाटर है जो हमारी सेहत भी सुधार सकता है। इस ट्रेन की हर लड़की एक खजाना निकल रही थी। लड़कियां साफ पानी देखकर बहुत खुश हो गई। किन जियाजिया गर्व से खड़ी थी और मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। उसने हमारी पानी की समस्या हल कर दी थी। मैंने जमीन पर पड़े ड्रैगन मीट के ढेर को देखा और सोचा कि हमारे पास लगभग 1 महीने के लिए काफी है। मैंने 30 पाउंड रात के खाने के लिए अलग रखे और बाकी अपने सिस्टम स्पेस में स्टोर कर दिया, जहां वो हमेशा ताजा रहेगा। मैंने बाइट आयंशन से खाना बनाने को कहा क्योंकि उसके पास शेफ एबिलिटी थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने कभी ड्रैगन मीट नहीं पकाया था। फिर मैंने वो केले निकाले जिन्हें लेने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। लड़कियां पागल हो गई। वे चिल्ला रही थी, खुश हो रही थी, केले ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई इनाम जीत लिया हो। कुछ ने कहा कि उन्हें पहले फल पसंद भी नहीं थे, लेकिन अब अचानक पसंद आने लगे हैं। वे मुझे लगातार अमेजिंग बता रही थी। ये सारी तारीफ सुनकर मुझे लगा कि जंगल में जो कुछ भी हुआ वो सब वर्थ इट था। फिर लिन शुइया मेरे पास आई, अपने पंजों के बल खड़ी हुई और मेरे होठों पर किस कर दिया। उसने इसे मेरा रिवॉर्ड कहा। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। माहौल अचानक बदल गया। सभी लड़कियां समझती थी कि यहां मैं अकेला पुरुष हूं और धीरे धीरे उन्हें मुझ पर डिपेंड करना पड़ेगा, खासकर अगर उन्हें बच्चे चाहिए हों, क्योंकि उनके सिस्टम को शायद इसकी जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था। लेकिन शुइया का पहले किस करना ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहला स्थान क्लेम कर लिया हो। ली जियाजिया खास तौर पर गुस्से में थी। वो मुझे यहां आने से पहले तरह तरह की फोटोज भेजती थी और लगभग मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान चुकी थी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और हम चल पड़े। सबने दिखावा किया कि कुछ हुआ ही नहीं। वे बस खुश थी कि डायनासोर वाला जंगल पीछे छूट गया। फिर सू यू मेरे पास आई, शर्मिंदा लग रही थी। उसने धीरे से कहा कि उसे बाथरूम जाना है। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारी ट्रेन में टॉयलेट ही नहीं था, सिर्फ बेडरूम और किचन था। कोई भी सबके सामने नहीं जा सकता था। मैं कंप्यूटर पर जाकर बिल्डिंग ऑप्शंस देखने लगा। सबसे सस्ता टॉयलेट भी 200 स्टोन्स, 300 आयरन और 200 वुड मांग रहा था। मेरे पास बहुत कम बचा था। फैंसी वाले तो हजारों मटेरियल्स मांगते थे, लेकिन मुझे पता था कौन मदद कर सकता है। विवियन, दूसरी ट्रेन कंडक्टर, जिसके पास बहुत आयरन और स्टोन था। कल हमने क्लोथ्स ट्रेड किए थे। आज मैं उसे फूड, ड्रैगन मीट और फ्रेश वाटर ऑफर करूंगा। मुझे यकीन था वो मना नहीं करेगी। मैंने विवियन को फिर से ट्रेड का मैसेज भेजा। उसने कहा कि उन्हें अब क्लोथ्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने ड्रैगन मीट के बारे में बताया तो वो कुछ देर चुप रही। मैंने उसे छोटा सैंपल भेजा, ये साबित करने के लिए कि ये असली है। ये काम कर गया। उसने कंफर्म किया कि ये सच में ड्रैगन मीट है जो बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकता है। उसकी पूरी टीम इसे चाहती थी। उसके पास 30 लड़कियां थी अपनी ट्रेन पर, मेरी से भी ज्यादा। उन्होंने माइनिंग में काफी व्यस्तता से काम किया था और अपनी ट्रेन को भी पहले ही लेवल 2 तक अपग्रेड कर लिया था। हम दोनों के बीच आगे पीछे मोलभाव चलता रहा। मैंने शुरुआत की प्रति पीस मीट के बदले 10 यूनिट आयरन या स्टोन से। उसने कहा कि यह बहुत महंगा है और उस कीमत पर 30 हिस्से वो अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने इसे घटाकर 8 कर दिया और उसने मान लिया। मुझे जल्दी करना था क्योंकि सू यू मेरे पीछे खड़ी थी और उसकी टांगे लगभग कांप रही थी। उसे बहुत ज्यादा बाथरूम जाना था और मैंने अभी तक उसे बनाया नहीं था। फिर मैंने वर्ड चैट में हिस्से ड्रैग में ट्रेड के लिए डाल दिए, वुड के बदले ऑफर करते हुए। चैट फट गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई पहले ही ड्रैगन मीट रखता है, जबकि वे अभी भी भूख से मर रहे थे। ये तुरंत बिक गया और मुझे 5000 यूनिट वुड मिल गए। विवियन के ट्रेड और वर्ल्ड चैट सेल्स के बीच अब मेरे पास लगभग 3000 यूनिट स्टोन और आयरन के साथ साथ ढेर सारा वुड था। मैंने अपना ज्यादातर ड्रैगन मीट बेच दिया और सिर्फ 1 हफ्ते का सप्लाई अपने पास रखा। मेरी कॉपी एबिलिटी मुझे वैसे भी 5 दिन में और बना लेने देती थी, इसलिए मैं कभी सच में खत्म नहीं होने वाला था। मैंने 800 स्टोन, 1200 आयरन और 800 वुड खर्च करके एक लक्जरी शावर टॉयलेट बनाया। जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया,
ट्रेन कनेक्शन पॉइंट पर फैल गई और दीवार पर एक बाथरूम का दरवाजा आ गया। लड़कियां चीखती हुई अंदर भागी और देखकर हैरान हो गई कि ये कितना बड़ा है और अब वे आखिरकार नहा सकती थी। वे बाथरूम को देखकर इतनी बिजी थी कि उन्होंने सु यू को भूल ही गई, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट पड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और सबको प्लीज बाहर जाने को कहा। लड़कियों को अचानक समझ आया कि क्या हो रहा है और वे जल्दी से बाहर निकल गई। सु यू अंदर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। मैं कंप्यूटर के पास बैठा था, ठुड्डी हाथ पर रखे हुए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। बाथरूम के अंदर से सु यू ने चिल्लाकर कहा कि वहां टॉयलेट पेपर नहीं है। मुझे समझ आया कि मैं यही भूल गया था। मैंने कुछ वुड और आयरन इस्तेमाल करके 3 बड़े टेबल और बेंच बनाए और उन्हें दूसरे डिब्बे में डाइनिंग एरिया के रूप में रख दिया। ट्रेन आखिरकार घर जैसी लगने लगी थी, लेकिन सभी अभी भी 2 बड़े साझा बेड पर सो रहे थे, जो अच्छा नहीं था। मैंने कंप्यूटर पर रूम ऑप्शंस चेक किए। सिंपल रूम की कीमत 500 वुड, 300 आयरन, 300 स्टोन और 1000 प्लांट फाइबर प्रति रूम थी। मुझे प्लांट फाइबर की चिंता नहीं करनी थी क्योंकि मैं कपड़ों को उससे बदल सकता था और मेरे पास अनलिमिटेड कपड़े थे। सभी ड्रैगन मीट को वर्ल्ड चैट में ट्रेड करने के बाद मेरे पास 8000 आयरन, 10,000 वुड और 9000 स्टोन हो गए। मैंने अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके बाकी की कमी पूरी की और 23 सिंपल रूम बनाए, हर व्यक्ति के लिए एक। ट्रेन जोर से हिली और पहला डिब्बा पूरी तरह बदल गया। यह अपने मूल आकार से 5 गुना बड़ा हो गया। बीच में एक कॉरिडोर बन गया और दोनों तरफ कमरे आ गए, जिनके नंबर 001 से 023 तक थे, बिल्कुल होटल की तरह। लड़कियां हैरान रह गई। 2 दिन तक फर्श पर सोने, बिस्किट खाने और बिना प्राइवेसी के रहने के बाद दरवाजों वाले असली कमरे देखकर उन्हें उम्मीद मिल गई। हर कमरे में एक लकड़ी का बेड और एक छोटा टेबल था। कुछ खास नहीं, लेकिन काफी था। आखिरकार उनके पास अपनी प्राइवेट जगह थी। मैंने रूम 001 ले लिया। सु यू मेरे सामने वाले रूम में चली गई और लिन श्वेर मेरे पास वाले रूम में। मैंने सबके लिए प्लांट फाइबर से बेडिंग बनाई, लेकिन बिना कॉटन के मैं अभी भी कंबल नहीं बना सकता था। उस शाम हम सब दूसरे डिब्बे में डिनर के लिए इकट्ठा हुए। बाई टियान टियान पूरे दिन ड्रैगन मीट पका रही थी और पूरी ट्रेन में उसकी खुशबू फैल गई थी। जब मैंने पहला बाइट लिया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह कितना अच्छा था, सॉफ्ट, रिच और खुशबूदार। सब खुशी से खा रहे थे, उनके चेहरे संतोष से चमक रहे थे। मैंने गलती से वर्ल्ड चैट में स्टीमिंग ड्रैगन मीट की फोटो पोस्ट कर दी। चैनल 10 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया, फिर फट पड़ा। लोग गुस्से में और जलन से भर गए। एक आदमी ने कहा कि उसने अभी अभी एक चूहा पकड़ा है और खुद पर गर्व कर रहा था, लेकिन मेरी पोस्ट देखकर सब खत्म हो गया। दूसरे लोग मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे शोफ कह रहे थे और कुछ तो एक पीस मीट के बदले मेरी गर्लफ्रेंड बनने की भी ऑफर दे रहे थे। मैंने चैट बंद कर दिया और ट्रेन अपग्रेड की जरूरतें चेक की। लेवल 3 के लिए लेवल 2 ब्लूप्रिंट के साथ 10,000 आयरन, 10,000 स्टोन और 20,000 वुड चाहिए थे। मेरे पास अभी भी बहुत कम था और ब्लूप्रिंट शायद किसी शक्तिशाली चीज को मारने के बाद ही मिलेगा। मैंने अभी के लिए अपग्रेड का विचार छोड़ दिया। बिगिनर प्रोटेक्शन पीरियड कल खत्म हो रहा था। मैं सोचने लगा कि दुनिया कैसी होगी जब ज़ॉम्बी, गोब्लिन और ड्वार्फ सामने आएंगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि ज्यादातर लड़कियों के पास अभी भी कपड़े नहीं थे। कल मुझे इसे जल्दी ठीक करना था। ये लड़कियां मेरी टीम थी, मेरा भविष्य थी, और मैं नहीं चाहता था कि कोई गोब्लिन उन्हें ऐसे देखे। डिनर के बाद मैं अपने रूम में लेट गया और सोचने लगा कि हमें क्या चाहिए। एक गन और एक सभी को सुरक्षित रखने के लिए काफी नहीं थे। मैंने ट्रेडिंग पैनल चेक किया और 20 यूनिट वुड में बेसिक क्रॉसबो देखे। क्रॉसबो लड़कियों के लिए परफेक्ट थे, इतने सिंपल कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। मैंने 25 क्रॉसबो 500 यूनिट वुड में खरीद लिए। उस रात देर से मुझे धीरे से अपना दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुका रहा और सोने का नाटक करता रहा। एक आकृति धीरे धीरे अंदर आई, मेरे बगल में लेट गई और मुझे गले लगा लिया। मैं तुरंत समझ गया कि वह लिन श्वेर है। मेरी सेंसेस इतनी शार्प थी कि बिना देखे ही मैं उसे पहचान सकता था। फिर उसने मुझे किस किया।
मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने अब नाटक बंद किया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो फ्रीज हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं जाग रहा हूं। लेकिन उससे पहले कि चीजें आगे बढ़ती, दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। हम दोनों घबरा गए। श्वेर तुरंत खुद को छुड़ाकर बेड के नीचे छिप गई, बिल्कुल समय पर। दरवाजा फिर खुला। इस बार चुन जियाजिया क्लास काउंसलर थी। उसने पहले नॉक किया था, यह देखने के लिए कि मैं जागा हूं या नहीं। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वो अंदर आई और मेरे आर्म्स में लेट गई। मैं उसे भी तुरंत पहचान गया। मैं अभी जो हो रहा था उसे समझ भी नहीं पाया था कि फिर से नॉक हुआ। जियाजिया घबराकर बेड के नीचे घुस गई और वहां उसे पहले से छिपी हुई श्वेर मिल गई। दोनों शौक में एक दूसरे से फुसफुसाने लगी, समझते हुए कि वे दोनों एक ही वजह से आई थी। दरवाजा तीसरी बार खुला। एक और फिगर अंदर फिसल गई। उसके मुंह से मैं लगभग श्योर था कि वो सू याओ है, वही लड़की जो मुझे ट्रबल मेकर कहती रहती थी। तो उसके भी अपने ही प्लान थे। फिर चौथी नॉक हुई। मैं उस समय पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। 3 लड़कियां अब बेड के नीचे ठुसी हुई थी और चौथी अंदर आ रही थी। नीचे तो हम कार्ड गेम भी शुरू कर सकते थे। इस आखिरी विजिटर ने सबसे ज्यादा सावधानी दिखाई। वो दरवाजे के पास काफी देर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बिना आवाज किए मेरी तरफ बढ़ी। वो मेरे बेड के पास काफी देर तक खड़ी रही, जैसे खुद से लड़ रही हो कि करना चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने डिसीजन ले लिया और जब मुझे समझ आया कि वो कौन है, मैं पूरी तरह स्टन रह गया। वो टीचर सू थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। वही जो मुझे हमेशा बोलती थी कि कोई इम्प्रॉपर थॉट्स मत रखना, और अब वही रात के बीच मेरे कमरे में चुपके से आ रही थी। सबसे ज्यादा शॉक देने वाली वही थी। उसके लुक्स और फिगर के हिसाब से वो अनडिनायबली सबसे बेस्ट थी। नॉर्मली मैं बहुत खुश होता, लेकिन अभी 3 लड़कियां बेड के नीचे छिपी थी और सब देख रही थी। फिर बेड दीवार से जोर से टकराया और सू याओ ने हल्की चीख निकाली। सू यू फ्रीज हो गई। उसने बेड के नीचे देखा और 3 फेसेस को ऑकवर्ड मुस्कान के साथ देखा। वो तुरंत लाल हो गई, बेड से कूदकर भाग गई जैसे उसकी जान बच रही हो। नीचे छिपी तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। एम्बैरेसमेंट बहुत ज्यादा था। सू याओ ने पेट दर्द का बहाना बनाया और चली गई। लिन श्वेर भी तुरंत उसके पीछे निकल गई। चुन जियाजिया मुझे घूरती रही, फिर बोली कि शायद वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी और भाग गई। मेरा रूम फिर शांत हो गया। मैं छत को देखते हुए सोचने लगा, क्या उन्होंने सबने मिलकर प्लान किया था और अब मैं अकेला रह गया, पूरी तरह अवेक और फ्रस्ट्रेटेड। इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर सब कुछ पेनफुली ऑकवर्ड था। जैसे ही मैं किचन में आया, सू यू, सू याओ, लिन श्वेर और चुन जियाजिया सब चुप हो गए और अपने खाने को घूरने लगे। बाकी लड़कियों ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है और बार बार हमारी तरफ देखने लगी। इससे हालत और खराब हो गई। चारों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और लगभग भाग गई। मैंने समय देखा, 8:35। ट्रेन नहीं रुकी थी, मतलब आज स्टेशन नहीं था। रिसोर्सेस इकट्ठा करने का कोई चांस नहीं था। ज्यादातर लड़कियों के पास अभी भी कपड़े नहीं थे। वे 3 दिन से पेशेंटली इंतजार कर रही थी। मैंने 13 और सेट्स निकालकर कहा कि आज मेरी कॉपी पावर से एक्स्ट्रा बन गए। उनकी आंखें चमक उठीं, कुछ तो रो भी पड़ी। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और वही मेरे सामने कपड़े बदलने लगी। मानकर कि मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है, मैंने जेस्चर अप्रिशिएट किया। जब आखिरी लड़की तैयार हो गई तो ट्रेन का पूरा सीनरी ऑफिशियली गायब हो गया। मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ, लेकिन मैंने सब याद कर लिया था। फिर ट्रेन स्पीकर्स क्रैकल हुए। एक वॉइस ने बताया कि 3 दिन की बिगिनर प्रोटेक्शन पीरियड खत्म होने में 12 घंटे से भी कम बचे हैं। उसके बाद ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स हमारी ट्रेन पर हमला कर सकते हैं। पहला वेव 12 घंटे में आएगा। लड़कियां पेल पड़ गई। वे पैनिक करने लगी और फिर किसी ने गॉब्लिन्स का जिक्र किया, जो खास तौर पर ह्यूमन विमेन को टारगेट करते हैं। एक लड़की ने यह बात दूसरी को विस्पर की और दूसरी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत कांपते हुए मेरे पास आई, फिस्ट्स भींचे हुए, और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बोली, चेनमो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या तुम मुझे ले सकते हो? मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मैं कंफ्यूज्ड खड़ा रह गया। वो लड़की ब्लश कर रही थी
और गॉब्लिन से महिलाओं के कैप्चर होने के डर के बारे में स्टैमर कर रही थी। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, अगर वे डिस्गस्टिंग क्रीचर्स आए तो मैं उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। वो राहत महसूस करके जाने लगी। मैंने पीछे से पूछा कि हम कब शुरू करेंगे, लेकिन वो टमाटर की तरह लाल हो गई और बोली शायद किसी और टाइम, फिर भाग गई।